आज हम लोग बात करेंगे मृदा अवकर्षण के बारे में। तो यहाँ पर अवकर्षण का मतलब क्या है? अगर हम इस शब्द का मतलब समझें तो जब मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, अर्थात मृदा में पोषक तत्वों में गिरावट आ जाती है, उसी को क्या कहते हैं? मृदा अवकर्षण कहते हैं। इसी को मृदा का अपरदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृदा का अपरदन। अब मृदा का अपरदन किस प्रकार होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इन सारे बिंदुओं में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम लोग बात करते हैं कि मृदा के पोषक तत्वों की मात्रा में कमी क्यों हो जाती है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि किसान जब किसी एक खेत में एक ही फसल बार बार उगाता है, यानी उसने पहली फसल धान ली और धान के बाद फिर धान उगाया और धान के बाद फिर उसने क्या किया? धान उगाया। तो ऐसी अवस्था में खेत के जो उर्वरक तत्व हैं बहुत तेजी से समाप्त होने लगते हैं और इसे पूरा करने के लिए, इनके तत्वों को पूरा करने के लिए किसान के पास दो रास्ते हैं। पहला, या तो गोबर अर्थात बायो उर्वरक का इस्तेमाल करें, या दूसरा है यूरिया, डीएपी जैसे खाद का इस्तेमाल करें। मतलब एक तरीके से केमिकल उर्वरक है और ये जो है इसमें सरकार किसानों को सब्सिडी देती है, तो सरकार को भी नुकसान होता है। अगर किसान इस मृदा अपरदन में यानी पोषक तत्वों की कमी को रोकना चाहता है तो किसानों को शस्यवर्धन प्रक्रिया अपनाना चाहिए। कैसी प्रक्रिया? शस्यवर्धन प्रक्रिया। अब इस शस्यवर्धन प्रक्रिया क्या है? एक तरीके से फसल को रोटेट करके उगाया जाए। रोटेट का मतलब है कि एक फसल के बाद दूसरी फसल बदल दी जाए, और खास तौर पर यदि धान के बाद इसी अवस्था में किसान पहले धान उगा ले, धान के बाद कोई दलहनी फसल उगा ले या फलीदार उगा ले, जैसे मटर हो गया, चना हो गया, तो ये जो है, जो ये धान की फसल ने उर्वरक तत्व को जमीन से खींचा था और उसकी पूर्ति ये फलीदार फसलें क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे। तो शस्यवर्धन प्रक्रिया जो है, आपको पता है कि भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस्तेमाल हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इस प्रक्रिया का बढ़ावा दिया था ताकि उर्वरक का इस्तेमाल बहुत कम करना पड़े। ये उस समय ऐसे उर्वरक नहीं भी थे, तो एक तरीके से खेत में पोषक तत्वों की मात्रा बनी रहेगी। तो इसी को कहते हैं शस्यवर्धन प्रक्रिया। उसके बाद हम बात करते हैं मृदा के अवकर्षण की दर कई बिंदुओं पर निर्भर करते हैं, जिनमें से सबसे पहले है अवकर्षण का मतलब क्या है? पोषक तत्वों की कमी हो जाना। तो मृदा के अवकर्षण की कई प्रक्रियाएं हैं, जैसे भू आकृति, यानी पहला बिंदु है भू आकृति। तो मृदा अपरदन की प्रक्रिया को रोकने या कितने प्रकार के होते हैं? इनमें सबसे पहला प्रकार है भू
आकृति, यानी पृथ्वी पर या धरातल पर भू आकृति कैसी है उस पर मृदा अपरदन उसी प्रकार होता है। जैसे रेतीला क्षेत्र है तो वहाँ हवा द्वारा जो मिट्टी के कण होते हैं वो उड़ के हवा में बाहर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। और यह हो सकता है कि ढालदार खेत हो, स्लोपदार, तो जाहिर सी बात है यहाँ की जो उपजाऊपन है वो हर बार जो है क्या है, पानी के धारा के साथ मिलकर दूर बहती चली जाएगी। और हर साल यहाँ पर इस क्षेत्र की भूमियों पर यानी पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है, लगातार आपको उर्वरक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उर्वरक तत्वों की कमी होती रहती है। तो पहला क्या कारण है, भू आकृति पर निर्भर करता है। और दूसरा है पवनों की गति। दूसरा क्या है, पवनों की गति। जहां पर पवन यानी हवा तेज चलती है तो वहां पर यह देखने को मिलता है कि जो पोषक तत्व होते हैं मृदा के वो हवा में उड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में चले जाते हैं। जैसे उत्तर भारत में जब लू चलता है तो वहां पर आप बहुत बड़ी मात्रा में इस तरीके से साइक्लोन देखने को मिलता है। और वो जो है ये ऐसी प्रक्रिया, और ये बड़ी मात्रा में मिट्टी को क्या है, हवा में उड़ा देता है। और जब मिट्टी को हवा में उड़ा देता है तो जाहिर सी बात है उस मृदा में जो पोषक तत्व मात्रा होगी वो भी क्या है, ऐसे हवा में उड़ते चले जाएंगे। परिणाम स्वरूप मृदा का अपरदन पवन द्वारा भी हो जाएगा। और तीसरा है वर्षा की मात्रा। अब वर्षा की मात्रा क्या है, जिन क्षेत्रों में वर्षा बहुत अधिक होती है उन क्षेत्रों में भूमि का कटाव भी बहुत होता है। और जब भूमि का कटाव बहुत अधिक होता है तो जाहिर सी बात है मिट्टी कटती हुई चली जाती है। जैसे चंबल घाटी के आसपास का एरिया जब आप देखेंगे तो उन क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है। और इस कटाव के कारण जो है चंबल नदी में कई सारे डैम बनाए गए हैं, जिनमें से गांधी सागर है, जवाहर सागर है, राणा प्रताप सागर है, और छोटे छोटे डैम बनाए गए हैं। तो वर्षा की मात्रा अगर पहाड़ी क्षेत्र में है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप जितने बार उर्वरक तत्व डालेंगे वो हर बार जो है पानी के बरसात के साथ क्या है, दूर बह के चले जाएंगे। अब भारत जैसे देशों में पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए हैं। हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्र को या तो औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है अथवा पत्थरों को काट काट कर सीमेंट और चूना वगैरह इस्तेमाल किया जाता, निकाला जाता है। लेकिन चाइना जैसे क्षेत्रों में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें उनको भी डेवलप किया गया है। और जब उनको डेवलप किया गया है तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या कर दिए, आम के बागान लगा दिए, सेब के बागान लगा दिए। इस तरीके से आप देखेंगे कि चाइना क्षेत्रों में मृदा के और जाहिर सी बात है पहाड़ी क्षेत्रों में यदि पेड़ लग जाएंगे तो मिट्टी के कटाव को क्या है, रोक लेंगे। और जैसे ही मिट्टी के कटाव को रोकेंगे अपरदन की प्रक्रिया क्या है, कम होती जाएगी। अब हम बात करते हैं कि किसान अपरदन के कारण आत्महत्या क्यों कर लेता है। क्योंकि किसान फसल उगाने के लिए महंगे बीजों का इस्तेमाल करता है। अब जब वो महंगे बीजों का इस्तेमाल करता है तो जाहिर सी बात है वो अपेक्षा करता है कि इस बार हमारी फसल इतनी ज़्यादा उत्पादित होगी। परिणाम क्या निकला, बरसात के कारण या पवनों की गति के कारण या भू आकृति के कारण मिट्टी की उर्वरकता क्या है, कमज़ोर पड़ जाती है। और परिणाम स्वरूप अपेक्षित फसल उत्पादित नहीं हो पाती है। और किसान एक तो वैसे भी महंगे बीज लेने के लिए उसने ऋण लिया था और इस तरीके से किसान ऋण के जाल में फंस जाता है। परिणाम स्वरूप किसान आत्महत्या कर लेता है। तो यहाँ पर हम लोग
अगले टॉपिक में बात करेंगे कि मृदा अपरदन किस तरीके से होता है और कौन से प्रकार हैं। दोस्तों, मृदा अपरदन की प्रक्रिया और निर्माण की प्रक्रिया, यानी मृदा निर्माण और मृदा अपरदन, ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं। यदि मृदा में बेहतर तरीके से दोहन किया जाए, उसका ध्यान रखा जाए, तो मृदा का निर्माण होता है। और यदि मृदा का ध्यान ना रखा जाए और वहां केवल फसल उगाई जाए और फसल को काट लाया जाए, तो धीरे धीरे मृदा अपरदन प्रक्रिया बढ़ जाएगी। और ये दोनों प्रक्रिया जब एक साथ चलती हैं, इसी के कारण मृदा को जीवित तंत्र माना गया है। तो प्रश्न पूछा जाता है, क्या मृदा एक जीवित तंत्र है? तो मृदा निश्चित रूप से जीवित तंत्र है, क्योंकि मृदा के निर्माण की प्रक्रिया और अपरदन की प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर मृदा के बारे में हमें और समझना है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि मानवीय प्रक्रिया के कारण मृदा के असंतुलन बढ़ता जा रहा है। और असंतुलन के कारण क्या है? क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ रही है तो बहुत बार बस्तियों को बसाने के लिए उपजाऊ भूमि का उपयोग किया जाता है, उद्योग लगाए जा रहे हैं उपजाऊ भूमि पर। परिणाम क्या होगा? उस आसपास के एरिया में मृदा पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। भले उद्योग लगाने से लोगों के पास पैसा आ जाता है, लेकिन वो पैसा किस काम का जब खाद्यान्न संकट खड़ा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी, नगर बसाए जाएंगे, उद्योग लगाए जाएंगे, तो अपरदन की प्रक्रिया बढ़ती चली जाएगी। तो मानवीय हस्तक्षेप अपरदन की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि मृदा अपरदन में कौन कौन से प्रमुख कारक हैं, यानी मृदा अपरदन के कौन कौन से कारक हैं, यानी जिम्मेदार हैं मृदा अपरदन के कारक, यानी कौन कौन से तत्व जिम्मेदार हैं। तो इनमें सबसे पहला है बढ़ती हुई जनसंख्या, और दूसरा कारण है अतिचराई। दोस्तों, जब जंगलों में या चरागाहों में पशु बड़ी मात्रा में जाते हैं तो उनके पैरों से जमीनें खुद जाती हैं, और खुद जाने के कारण जैसे उन क्षेत्रों में बरसात होती है या पवनों की गति या वर्षा या भूआकृति, ये तीनों कारक जो है उस पर प्रभावी हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप अतिचराई के कारण क्या है? चराई ठीक है, लेकिन यहां शब्द लिखा हुआ है अतिचराई, यानी बहुत अधिक मात्रा में खेत का चराया जाना, और उसी को क्या कहा गया है? अतिचराई या चरागाह में चराया जाना। तो इस तरीके से मृदा अपरदन की प्रक्रिया क्या है? बढ़ जाती है। मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार जंगलों को साफ करता जा रहा है, यानी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में जंगलों को साफ किया जाना, जंगलों को काटना। तो जंगलों को साफ किए जाना यानी काटना, तो ये कई ऐसे कारक हैं जिनके कारण क्या है? मृदा अपरदन की प्रक्रिया लगातार बढ़ती जाती है। अब हम देखें कि मृदा अपरदन कितने प्रकार से होता है। तो मृदा अपरदन आपको दो प्रकार से देखने को मिलेगा, जिनमें से सबसे पहला है पवन द्वारा अपरदन, और दूसरा है जल द्वारा अपरदन। तो इन दोनों प्रक्रियाओं को हम समझेंगे कि पवन द्वारा अपरदन किस तरीके से होता है और जल द्वारा अपरदन किस तरीके से होता है।
तो पवन द्वारा अपर्दन आप देखेंगे, पवन द्वारा अपर्दन शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होता है। ये दो ऐसे क्षेत्र हैं, क्योंकि यहां पर हवाएं क्या हैं, तेज चलती हैं, और जिस कारण क्या है, ऊपरी लेयर में जो उर्वरक तत्व होते हैं उनको हवा अपने साथ उठाकर लेके चली जाते हैं या उड़ा ले जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा अपर्दन जो महत्वपूर्ण है वो जल द्वारा अपर्दन। तो जल द्वारा जो अपर्दन होता है उसके बारे में कई बार पूछा जाता है। तो जल द्वारा अपर्दन दो तरीके से होता है, परतदार अपर्दन और अवनालिका अपर्दन। तो जल द्वारा अपर्दन आप देखेंगे तो ये जल द्वारा अपर्दन है। तो ये दो तरीके से देखने को मिलता है। पहला है परतदार अपर्दन और दूसरा है अवनालिका अपर्दन। और ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं कब, जब वर्षा होती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे परतदार अपर्दन किस तरीके से होता है। जैसे आप देखते हैं परतदार अपर्दन में आप देखते हैं कि जैसे कोई खेत है और यहां पर इस खेत में तेजी से वर्षा हुई, और जब तेजी से वर्षा हुई तो वर्षा के कारण जो है क्या है, सारे जो ऊपर के लेयर के में पोषक तत्वों की मात्रा है वो क्या है, वर्षा के पानी के साथ बह के बाहर निकल जाते हैं खेत से। और कारण क्या है, एक तरीके से पूरी परत निकल जाती है। परतदार अपर्दन ये समतल भूमियों में देखने को मिलता है। किस पर, समतल भूमियों में, खासकर जब मूसलाधार वर्षा होती है। कब, मूसलाधार वर्षा होने पर ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो यहां पर जो पोषक तत्व हैं बड़ी मात्रा में क्या है, निकल के बाहर चले जाते हैं और पूरी परत निकल जाती है, पूरी परत की परत निकल जाती है उर्वरक तत्वों को। और एक तरीके से इसी को किसानों की मौत की संज्ञा दी जाती है। तो प्रश्न पूछा जाता है किस अपर्दन को किसानों की मौत की संज्ञा दी जाती है। तो ये परतदार अपर्दन जो है किसानों की मौत की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि पूरी परत निकल जाती है। किसान परेशान हो जाता है कि अब वो करे तो क्या करे, तो अंततः किसान आत्महत्या तो करेगा ही। उसके बाद हम बात करते हैं अवनालिका अपर्दन के बारे में। अवनालिका अपर्दन भारत के बृहद क्षेत्रों में देखने को मिलता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर मिट्टी की कटाव बहुत अधिक होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे चंबल वगैरह क्षेत्र में, चंबल नदी के आसपास के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के मुरैना जैसे जिलों में, तो जहां से चंबल नदी आसपास गुजरती है वहां पर भी ये अपर्दन देखने को बड़ी मात्रा में मिलता है। अवनालिका अपर्दन को सबसे पहले हम एक खेत के रूप में समझें और फिर मध्य भारत में चंबल नदी के पूरे एरिया को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ये कोई खेत है और खेत में जाहिर सी बात है एक तरफ थोड़ा बहुत ढाल जरूर रहता है। तो जैसे बरसात हुई तो इसमें इस तरीके से नालियां बन जाती हैं। और यही क्या कहलाते हैं, अवनालिका अपर्दन। यानी यहां का पूरे का पानी जो है बह के कहां से, इस कॉर्नर से निकल गया, क्योंकि ये थोड़ा सा समतल भूमि पे रहेगी, सॉरी ढालदार भूमि पे रहेगी, और परिणाम स्वरूप क्या होगा, पूरा उपजाऊपन खत्म हो जाएगा, नालियां बन जाएंगे। अब इसी को आप बड़ी मात्रा में भी देख सकते हैं। पहले इसे छोटे, सॉरी जहां पर नालियों में 1-1, 2-2 इंच के खेतों में
एक एक 2-2 इंच के गड्ढे टाइप में हो जाते हैं, नालियां बन जाती हैं 1 से 2 या 4-4 इंच तक। इस तरीके से अवनालिका अपर्दन होता है। अगर हम यही स्थिति चंबल नदी के क्षेत्र में देखें तो वहां भी ये देखने को मिलता है। इसको साफ कर देते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के महू जिले से चंबल नदी निकलती है और ये जाके यमुना नदी में मिल जाती है। ये यमुना नदी हो गई और ये चंबल नदी। तो चंबल नदी के आसपास जो है, जो भूमि है इतने एरिया का, ये मिट्टी बहुत ज्यादा कटाव होती है। कहने का मतलब ये है कि चंबल नदी, जैसे आप मैदानी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश और बिहार वगैरह में है तो यहाँ मिट्टी आपकी चिपचिपी टाइप में भी होती है, वो आपस में चिपक जाती है। लेकिन चंबल नदी के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर मिट्टी के कण सारे के सारे आपको अलग होते नजर आएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कई नदियाँ इससे आकर मिलती हैं इस तरीके से। तो ये नदी जो है ये लगभग ऐसे ही बनता जाके चंबल नदी घाटी में यहां पर 1-1, 2-2 या 4-4 इंच के गड्ढे होते थे और इन क्षेत्रों में ऐसे करके तो यहां पर जो गड्ढे हैं वो 1-1, 2-2, 4-4 इंच के नहीं, इन क्षेत्रों में 15-15, 20-20 फीट के नालिया टाइप में गड्ढे हैं। 15-15, 20-20 फीट के। और यही क्षेत्र जो है चंबल के डाकुओं के छिपने का स्थान बना रहता है, क्योंकि इस क्षेत्र में मिट्टी के कटाव बहुत ज्यादा होता है। और इसी कारण इस क्षेत्र में कई डैम बनाए गए हैं, जैसे गांधी सागर कहाँ है? एमपी में। जवाहर सागर कहाँ है? राजस्थान में। राणा प्रताप सागर कहाँ है? राजस्थान में। कोटरा, तो ऐसे कई सारे डैम बनाए गए हैं कि मिट्टी के कटाव को रोकना। इन क्षेत्रों के जो किसान हैं, 50-50 बीघे के जो काश्तकार हैं, वो भी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो भूमि है वो क्या है, बरसात के पानी से उसके कटाव हो जाते हैं। अगर इस कटाव को रोकना है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बागानी फसलें खूब उगाई जाएं, जो भी यहाँ के फसल मौसम के अनुकूल है। और जब बागानी फसलें खूब उगाई जाएंगी तो जाहिर सी बात है बागों की जड़ें मिट्टी को क्या करेंगी? रोक लेंगे, मिट्टी के कटाव को रोक लेंगे। इसके साथ साथ और भी किया जा सकता है कि चारों तरफ से खेत की बाउंड्री किया जाए, लेकिन ये संभव किसानों के लिए नहीं है। तो परिणाम स्वरूप क्या है? इन क्षेत्रों में भूमि का कटाव बहुत ज़्यादा होता है और इस कटाव के कारण किसान परेशान हो जाता है। तो दोस्तों, ये अवनालिका अपर्दन है और इसके बारे में भी पूछा जाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि मृदा अवनालिका अपर्दन जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, पश्चिमी यूपी का जो दक्षिणी हिस्सा है उन क्षेत्रों में होता है। इसके साथ साथ तमिलनाडु में भी होता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में भी क्या होता है? अवनालिका अपर्दन देखने को मिलता है और तमिलनाडु में भी अवनालिका अपर्दन देखने को मिलता है। देश का लगभग 8000 हेक्टेयर भूमि जो है हर साल हर साल भूमि जो है किसमें? अपर्दन में परिवर्तित होती जाती है। यानी 8000 हेक्टेयर भूमि
मृदा का अपरदन प्रतिवर्ष होता जाता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि 8000 हेक्टेयर प्रतिवर्ष भूमि जो है बीहड़ के क्षेत्र में बदलता जाता है। आमतौर पर सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन आपको पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो पहाड़ी क्षेत्र पूछा जाता है किन क्षेत्रों में अपरदन की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अपरदन की पहाड़ी क्षेत्रों में अपरदन की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से ये मृदा अपरदन का ये टॉपिक खत्म होता है। अगले टॉपिक में हम लोग समझेंगे मृदा संरक्षण के बारे में, क्योंकि यहाँ पे मृदा अपरदन हो गया है या अवकर्षण खत्म हो गया है, तो आगे हम बात करेंगे कि मृदा का संरक्षण कैसे किया जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगे कमेंट्स में आप जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।